नमस्ते दोस्तों। आज समझिएगा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या है। अभी शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बल्ब की रोशनी की वजह से जो है दिखाई नहीं देता है। तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती क्या है, इससे पहले मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। लोकसभा, राज्यसभा, संसद और भारत के संविधान की प्रस्तावना और भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक नोट देख लीजिएगा, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में है। एक बार मैं प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा, फिर दूसरी बार मैं आपको मंत्रिपरिषद के बारे में बताऊंगा। तो प्रधानमंत्री के बारे में देखिएगा। सबसे पहले नोट, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि पीएम प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार और उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया है। इसको आप ऐसे याद करिएगा, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75, ये आपको पूरा याद रह जाएगा फिर, है ना। तो कहीं पे भी आपको पेपर देना हो तो उसमें आप तुरंत उसका आंसर लगा सकते हैं, अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख। फिर देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति जो होता है वो ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जी से नियुक्ति कर दी, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? सामान्यतः लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और लोकसभा के सदस्य होते हैं तो लोकसभा के अंदर, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखिएगा उसको। लोकसभा और राज्यसभा और संसद में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। तो 552 सदस्य होते हैं, और सरकार बनाने के लिए 200, इसका आधा आंकड़ा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका बहुमत बन जाता है। सॉरी, 272 का। तो अगर किसी भी सरकार में 272 एमपी बन जाते हैं किसी एक पार्टी के, तो वो सरकार बना लेती है। और फिर राष्ट्रपति उसी पार्टी के किसी भी एक सदस्य को, जिसको बहुमत मिलता है कि हाँ भाई सभी समर्थन करते हैं कि हाँ भाई इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो उस एक सांसद को क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी भी एक पार्टी के पास टोटल 272 सीटें नहीं आती, तो उस स्थिति में क्या होता है, फिर गठबंधन बनाया जाता है कि मान लीजिए कुछ सीटें भाजपा की हो गई, कुछ सीटें कांग्रेस की हो गई, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी की हो गई। तो उससे क्या होता है, गठबंधन बनने के बाद जब 272 सांसद हो गए, तो फिर उसमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएम ऑफ इंडिया अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, यहीं पे आप समझिएगा। ये पॉइंट मैं इसीलिए आपको पहले बता रहा हूँ। तो अविश्वास क्या होता है, जब ये सदस्य बाकी के कहते हैं कि नहीं, हमें कोई विश्वास नहीं है कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो वो अविश्वास प्रस्ताव होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर वो लोग विश्वास नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा रहा हो वो अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता कि हाँ मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये होता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। ये भी याद करिएगा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़के छोड़ के आ जाते हैं, या फिर बहुत बार पता नहीं होता, पता भी होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नहीं पता होता। तो इसको नोट करिएगा ज़रूर। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कैसे, अभी मैं बता दूं आपको। पिछले वीडियो में मैंने बताया लोकसभा वाले में, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री कौन होता है? सामान्यतः लोकसभा का ही सदस्य होता है, इसीलिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए? 25 वर्ष। फिर आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो भी किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन। तो ये थे कुछ प्रधानमंत्री से जुड़े हुए मेन पॉइंट्स, जिनको मैंने छांट के बड़े निकाला है
और आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और अब पढ़ते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में और मंत्रिमंडल के बारे में। और अब समझते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद क्या है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा हो आपको, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है। जो मंत्रिमंडल में यानी कि जिनके पास पद है कि हाँ भाई ये वित्त मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है, ये गृह मंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, जिनके पास पद है वो कितने मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में। तो वो कितने होते हैं दोस्तों? 82 मंत्रिमंडल में मंत्री पद धारण किए हुए MP या सांसद होते हैं जिन्होंने मंत्री पद धारण किया हो, उनको क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल में मंत्री। ठीक है, एक नोट है यहाँ पे कि PM सहित लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या होती है 545 है, तो उसका जो 15% होता है यानी कि 82, वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता 15% से। और ये संविधान के 91वां संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसके प्रावधान के अनुसार ये एक स्टेटमेंट दी गई थी कि PM सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर है कि अगला पॉइंट है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 6 महीने तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मतलब कि सांसद नहीं है, और फिर भी उसको केंद्रीय मंत्री का पद दिया गया है, वो केंद्रीय मंत्री है, तो वो 6 महीने से ज़्यादा, मैक्सिमम वो 6 महीने तक ही केंद्रीय मंत्री रह सकता है, और उससे ज़्यादा वो केंद्रीय मंत्री नहीं रह सकता। उसको अपना इस्तीफा देना होगा या मंत्री पद से हटा दिया जाएगा उसको। फिर आता है मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? संसद के प्रति मंत्री परिषद ही उत्तरदायी होता है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर्स में। फिर आता है कि अनुच्छेद 257, ये एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। इसको भी जो है आप लोग याद करके जाइएगा, पेपर वगैरह में बहुत आता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कुछ इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति पर कोई प्रभाव ना ही पड़े। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस ढंग से होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग ऐसे ढंग से होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। फिर आता है लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ के पद समझ सकते हैं आप, सरकारी नौकरी के पद, उनका निर्धारण कौन करता है? संसद और राज्य विधानमंडल। फिर आता है कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है। क्वेश्चन बन जाए कि विधायिका के अधीन क्या चीज जो है कार्य करती है, तो क्या है उसका आंसर? कार्यपालिका। या क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन, ऐसे भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 352(3). अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर भारत से संबंधित एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह भी क्वेश्चन बनता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है। तो वो पॉइंट ये बनता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए। तो उनका नाम क्या था दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अब समझिएगा अंतर किस किस में, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो मंत्री परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और मंत्रिमंडल को कैबिनेट। तो समझिएगा जब मंत्री परिषद होता है इसमें कौन कौन शामिल होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री, जैसे होता है ना उप प्रधानमंत्री और उप वित्त मंत्री। तो ये सब जो मंत्री होते हैं ये सब भी जो होते हैं मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं। और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, संवैधानिक निकाय है एक तो, मंत्री परिषद क्या है, संवैधानिक निकाय है। और इसका वर्णन कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 74 और 75 में, संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में। और जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट, अभी मैंने पीछे बताया जैसा संशोधन हुआ 44वां संविधान में, और उसमें अनुच्छेद 352 में तीसरा खंड जोड़ दिया गया जिसको बोला गया अनुच्छेद 352(3), और इसमें पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना। फिर है अगला पॉइंट, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती हैं, मंत्री परिषद के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। और मंत्रिमंडल के पास कोई विशेष कार्य शक्तियां नहीं होती, ये मंत्री परिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों को क्या करता है, उनके कार्यों का निर्धारण करता है कि फला मंत्री का ये कार्य, उस मंत्री का ये कार्य, तो वो कौन निर्धारण करता है, कैबिनेट। ठीक है ना। फिर आता है कि मंत्री परिषद जो होता है कैबिनेट द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों का क्या करता है, क्रियान्वयन, यानी कि उनको प्रयोग में लाता है, उनको एक्चुअल में कि जो फैसला ले लिया गया उस फैसले को पूरा किया जाना, वो कौन करता है, मंत्री परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और मंत्रिमंडल क्या करता है, कैबिनेट, नीतिगत फैसलों के क्रियान्वयन के लिए मंत्री परिषद को निर्देश देता है, यानी कि कैबिनेट क्या करता है, नीतिगत फैसले जो ले लिए जाते हैं उनको क्रियान्वयन करने के लिए मंत्री परिषद को क्या देता है, निर्देश, और क्रियान्वयन की निगरानी भी कैबिनेट ही करता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में आती है और क्या चीज़ नहीं आती है। और अगर मेरे से कोई गलती होती हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जिससे वो गलतियाँ सुधारी जा सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।